राज्य में कोविड का सिमटता दायरा, 24 घंटे में 358 नए संक्रमित मिले। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई पाबंदियों में ढील की उम्मीद। आयकर विभाग ने लॉन्च किया अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल, 18 जून से ऑनलाइन पेमेंट और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं। और मौसम विभाग के अनुसार 13-14 जून तक झारखंड में दस्तक देगा मॉनसून। 11 जून को विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21 जून से देश में टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 के कम होते संक्रमण और राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया के बीच प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि महामारी का वायरस एक अदृश्य दुश्मन है और इससे बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मौजूदा समय में दुनिया के विकसित देशों के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि देश के सामने अब पहले जैसी स्थिति नहीं, जब हेपेटाइटिस, चेचक और पोलियो के टीकों का दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आशंकाओं को दरकिनार कर साफ नियत, स्पष्ट नीति के साथ सरकार ने महामारी से देश के नागरिकों को बचाने की तैयारी की। साथ ही वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों का भरपूर साथ भी दिया। पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। ये दुनिया में प्रचलित बेहतरीन मानकों के मुताबिक शुरू की गई थी। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के गाइडलाइनों का भी ख्याल रखा गया था और इसी के मुताबिक अप्रैल अंत तक टीकाकरण देश में सुचारू रूप से चला। लेकिन महामारी की दूसरी लहर में राज्यों ने कई दलीलें दी। उन्होंने स्वास्थ्य मामलों में फैसले को लेकर विकेंद्रीकरण की बात कही। ऐसे में केंद्र ने व्यवस्था में बदलाव कर 25% टीकाकरण का जिम्मा राज्यों को सौंपा। लेकिन मई महीने से अब तक टीकाकरण में आ रही मुश्किलों के बाद राज्य सरकारों ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे,
उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 से बचाव का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराने के अलावा प्रधानमंत्री ने चल रही गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक विस्तार देने की भी जानकारी दी। टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। महामारी को पिछले 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त राजनीतिक छींटाकशी का नहीं है और न ही वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाह फैलाने का है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप सभी देशवासियों का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने सभी को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन और 80 करोड़ गरीबों को दिवाली तक मुफ्त अनाज देने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की जनता की ओर से अभिनंदन, आभार। उन्होंने पूरे देश की जनता का चिंता करते हुए सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक, नितांत आवश्यक लोगों को नवंबर तक खाद्यान्न सामग्री देने का काम किया। इसके लिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ साथ ही राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस टीके को आप बर्बाद मत कीजिए। इस टीके को मिसमैनेजमेंट के कारण बर्बाद करने का काम पिछली सरकार करती आई है। इस पर आप ठीक से विचार कीजिए। राज्य की सरकार और नितांत आवश्यक लोगों को टीका मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। और साथ ही साथ खाद्यान्न सामग्री मिली है गरीबों के लिए, नितांत आवश्यक लोगों के लिए, उसकी कालाबाजारी न हो, इसका भी राज्य सरकार ख्याल रखे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 86,498 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,89,96,473 हो गई है।
देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 63 दिन के बाद 1 लाख से कम दैनिक मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 86,000 के करीब नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 2 महीने के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 86,498 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,82,282 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.29% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 13,03,702 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 2,123 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में भी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कल 45,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 358 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में 726 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में फिलहाल 5,060 लोग इलाजरत हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है। 10 जून की सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों को कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम आपदा प्रबंधन प्राधिकार कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए रांची समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, चप्पल, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 33,64,476 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23 करोड़ 61 लाख को पार कर गया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 23 करोड़ 61,98,726 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। कल 33,64,476 टीके लगाए गए। राज्य सरकार ने कोवैक्सीन टीके के दूसरे डोज को स्टॉक में रखकर ही पहली डोज लगाने का आदेश दिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि दूसरे डोज के लिए लोगों को समय पर कोवैक्सीन का टीका मिल सके। इधर राज्य में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि करीब 7,50,000 लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। उधर गिरिडीह जिले में कल 18 से अधिक उम्र के 1,742 लाभुकों एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 873 लाभुकों को पहला डोज एवं 58 लाभुकों को दूसरा डोज लगाया गया। टीकाकरण अभियान में दोनों आयु वर्ग के लाभुक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड के खिलाफ जंग जारी है। इसमें झारखंड सरकार को विभिन्न संगठनों और राज्यवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल आईसीआईसीआई बैंक के CSR आर्म आईसीआईसीआई फाउंडेशन के द्वारा कोविड से संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हम निश्चित तौर पर कोरोना महामारी पर विजय हासिल करने में कामयाब होंगे।
केंद्र सरकार ने शैक्षणिक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयकर विभाग की रिटर्न दाखिल करने के लिए ई फाइलिंग की नई वेबसाइट शुरू हो गई है। इसमें करदाताओं के लिए कई तरह की नई सुविधाएं शामिल की गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग में अब तेजी आएगी और करदाताओं को रिफंड भी जल्द जारी किया जा सकेगा। नए पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं और संबद्ध पक्षों के लिए आयकर संबंधी सेवाओं के वास्ते एकल खिड़की उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं 18 जून से शुरू हो पाएगी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 13-14 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना है। विभाग के अनुसार 11 जून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के भी आसार हैं। कि मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। आज से राज्य के इलाकों में गरज के साथ बारिश शुरू होगी। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 11 जून से बारिश और भी तेज हो जाएगी। अभी खास करके जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी बढ़ी हुई है और मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी के बीच का डिफरेंस कम है। इस चलते आपको झारखंड में अभी कुछ दिनों से उमस देखने को, ह्यूमिडिटी काफी देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने ये भी बताया कि 13 जून तक झारखंड समेत आसपास के राज्यों में मानसून का आना संभावित है। 7 और 8 2 दिन झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, खासकर दक्षिणी और मध्य भागों में। साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी देखने को मिलेंगे। वहीं पिछले 5 दिनों में राज्य के जमशेदपुर में सबसे अधिक तापमान और बारिश रिकॉर्ड की गई है। समय से प्रदेश में मानसून का आना काफी देने वाला है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में कल हुई वज्रपात में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा 12 मवेशियों की भी मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से रामगढ़ में 3, बोकारो में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि रांची, सरायकेला खरसावां, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि संगठन में अच्छा काम करने वाले लोगों को पार्टी नई नई जिम्मेवारी सौंपती है। वे कल रांची स्थित पार्टी कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नवमनोनीत सचिव सह उत्तराखंड की प्रभारी दीपिका पांडे सिंह के स्वागत एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को पार्टी संगठन में नई जिम्मेवारी मिलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने उम्मीद जताई है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतरीन रूप से करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक दीपिका पांडे शुभकामना देते हुए कहा कि अब तक संगठन की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका उन्होंने निर्वहन ईमानदारी पूर्वक किया है और इस बार भी वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। ये आयोजन किया उनको मैं बधाई देती हूँ। उपस्थित हमारे इस अवसर पर दीपिका पांडे ने कहा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो नई जिम्मेवारी सौंपी है उस पर वो पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगी। मुझे लगता है कि बहुत भरोसा पार्टी ने मुझ पर यह दायित्व देकर के किया है। मैं जब भी जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी तरह से निभाने का पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, पारदर्शिता से करती रही हूँ और इस जिम्मेदारी को भी मैं पूरी निष्ठा से करूँगी। विधायक दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस संगठन में नई जिम्मेवारी मिलने पर पार्टी के विभिन्न मोर्चा, प्रकोष्ठ और विभाग की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। रांची से अवधेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 5वीं अनुसूची के तहत राज्य में जितना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का टीएसी का चेयरमैन होना जरूरी है, उतना ही चेयरमैन का भी ट्राइबल होना जरूरी है। लेकिन पिछले 5 साल में गैर आदिवासी टीएसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी टीएसी नियमावली में बदलाव किया था, जिस पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं हुई थी।
वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान रामगढ़ में अब कोई ऑक्सीजन की कमी से दम नहीं तोड़ेगा। इसे चरितार्थ करने के लिए यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन की रामगढ़ शाखा की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा की शुरुआत की गई है। रामगढ़ सिख समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी सेवा देते आ रहे हैं। उनके सहयोग से, अथक प्रयास से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। कोई भी मरीज बिना सोचे समझे उनसे कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करवाई और इस कोरोना महामारी में अब ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी कोरोना मरीज की जान नहीं जाएगी। ये काफी सराहनीय कार्य है। और मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धि करवाई है, जिनसे कोरोना से ग्रसित लोगों को मुफ्त में इलाज कराया जा सकता है। और इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोरोना संक्रमण ने इंसानों के साथ जीव जंतुओं के समक्ष भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। राजधानी के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल बंद होने के साथ सामाजिक गतिविधियों पर विराम लगने के कारण सड़क के किनारे रहने वाले जानवरों को भोजन देने वाले अब कम हो गए हैं। ऐसे में बेजुबान जानवरों की मदद के लिए रांची के एक युवती ने अपना कदम बढ़ाया है।
गई। तो कॉलोनी के डॉग्स लोग को खिलाती थी, लेकिन फिर लॉकडाउन जब लगा तो हमारा एरिया बढ़ गया, डॉग्स बढ़ गए, तो 150 फिर 200 से ज़्यादा अभी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग वो खींच पाए। तो इतना में, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। हमारा मानना ये है कि सिर्फ खाना खिला देने से नहीं होता है कुत्ता को, खाना के साथ उसका वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिव कॉलर पहनाना, उसके लिए पानी का व्यवस्था करना, वो कोई सेफ जगह शेल्टर ले रहा है कि नहीं ये भी देखना, उसकी इन्वायरमेंट में कौन कौन से लोग हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। है वो जुगाड़ हो चुका है, वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, कहीं से वो कचरा से खाने मिले कि ना मिले, वो गेट के बाहर वो 2 रोटी मुझे मिलेगा। तो ये कंफर्मिटी भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ कम्युनिटी एनिमल का केयर टेक करिए। बहुत कम लोग हैं जो इसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ डॉग्स को खाना खिलाते हैं, और ये ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। 10 से 12 रुपये के अगर आप बिस्किट एक ही डॉग को खिलाइए, लेकिन प्लीज़ खिलाइए। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के खरसीदाग इलाके में पुलिस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के बीच कल देर शाम मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एरिया कमांडर कुंवर उरांव सहित 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए उग्रवादी हत्या, आगजनी और लेवी वसूली की घटना में शामिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 2022-24 की अवधि के लिए भारत को निर्वाचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति ने आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत को जिताने के लिए मतदान करने वाले सभी सदस्य राष्ट्रों का आभार जताया। में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में 3/4 बहुमत के साथ चुना गया है। इस दौरान 191 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें कुल 143 मत मिले। इस चुनाव में उनके विपक्ष में अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल उम्मीदवार थे, जिन्हें कुल 48 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं ये पहली बार होगा जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। बता दें कि मालदीव की ओर से दिसंबर 2018 में शाहिद की उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी। उस समय कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं था। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नवंबर 2020 में मालदीव यात्रा के दौरान उन्होंने अब्दुल्ला शाहिद के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्विटर पर शाहिद को उनके चयन पर बधाई दी। ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से वार्षिक आधार पर आयोजित एक पद है, जिसे विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच आयोजित किया जाता है। 2021-2022 के 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए एशिया प्रशांत समूह की बारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए 21 जून से निःशुल्क कोविड टीकाकरण की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब दीपावली तक मिलेगा। राज्य में कोविड का सिमटता दायरा, 24 घंटे में 358 नए संक्रमित मिले। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई पाबंदियों में ढील की उम्मीद। आयकर विभाग ने लॉन्च किया अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल। 18 जून से ऑनलाइन पेमेंट और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं। और मौसम विभाग के अनुसार 13-14 जून तक झारखंड में दस्तक देगा मानसून। 11 जून को विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के आसार।